उस चीज़ को कैसे महसूस कर लेते हैं जो एक आशिक तब महसूस करता है जब दिल टूट जाता है। मुझे लगता है कि संगीत हमेशा अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से ही इंस्पायर होता है। उद्योग कुछ मैदानी जिलों में ही सिमट के रह जाते हैं, उनका जो लाभ है वो पहाड़ों तक पहुंचता नहीं, पहाड़ तक वो यूनिट्स लगती नहीं जो पहाड़ के नेचर के उद्योग हैं। हमने उत्तराखंड के अनुकूल पर्यटन को उद्योग का दर्जा दिया। देश में शायद एकाध कोई राज्य होगा जिसने उद्योग का दर्जा दिया। राम तेरी गंगा मैली, राम लखन रामलीला, तो क्या कारण है कि राम आपके रग रग में बसे हुए हैं। आर रजा ए अली एम मुराद। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे विशेष प्रोग्राम फेस टू फेस में। और आज हमारे फेस टू फेस में विशेष मेहमान के तौर पे उपस्थित हैं बिहार के बहुचर्चित राजनेता आनंद मोहन सिंह। आपने देखा होगा कि लोकसभा चुनाव की जो दुंदुभी है बच चुकी है, पूरे देश में लोकसभा चुनाव की जो सरगर्मी है वो महसूस की जा रही है, लेकिन बिहार कुछ खास तरह से गर्म हो रहा है। और जब आनंद मोहन सिंह की रिहाई हुई एक लंबे अरसे के बाद, तो बिहार की जो सियासत है वो काफ़ी गर्म हो गई। तो बिहार के सियासी माहौल पे चर्चा करेंगे। आनंद मोहन सिंह न केवल बिहार बल्कि पूरे देश में चर्चित रहे हैं। इनकी अपनी एक पार्टी थी, उसकी सियासी उसका कद था और बहुत सारी चीज़ें हुई, बहुत सारी घटनाएं, दुर्घटनाएं भी कह सकते हैं हुई। और आज आनंद मोहन सिंह हमारे साथ हैं। बहुत सारे मुद्दों पे इनसे बात करेंगे और आपको सीधे ले चलते हैं आनंद मोहन सिंह के पास और सारे सियासी मुद्दों पे एक एक करके उनसे बातचीत करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका सर हमारे विशेष प्रोग्राम फेस टू फेस में। तो जैसा कि लोकसभा चुनाव की जो दुंदुभी है बज गई है, उसकी सरगर्मी पूरे देश में महसूस की जा रही है। सभी सियासी दल बहुत तेज़ी से जनता के बीच जा रहे हैं और तरह तरह के हथकंडों से उनको अपने फेवर में जनादेश के लिए जो है प्रभावित कर रहे हैं। आपकी जब रिहाई हुई एक लंबे अरसे के बाद, लगभग 1.5 दशक के बाद, तो बिहार की सियासत में बहुत गर्मी महसूस की जा रही है। तो कहाँ पाते हैं आपको, कितना आपका इससे संबंध है बिहार की सियासत की गर्माहट से? आपने सही कहा कि 24 में चुनाव है और ऐसे में सारी सियासी पार्टियां अपनी गोटियां बिछाने लगे हैं, गठबंधन के प्रयास में हैं और लोगों को, जनता को अपने साथ जोड़ने में लगे हुए हैं। अचानक इस बीच मेरी रिहाई हुई और कहा गया कि आनंद मोहन के लिए कानून में बदलाव आया। मैं इससे इत्तेफाक नहीं रखता। ये मेरे लिए कानून में बदलाव नहीं हुआ। अन्य 27 लोग भी हमारे साथ साथ छूटे। एक में उसमें एक की मृत्यु हो गई थी, 26 अन्य लोग भी छूटे। मेरा नंबर 11वां था। बावजूद इसके कहा गया कि मेरे लिए किया गया। जिस कानून की बात हो रही है वो कानून बिहार सरकार ने अपने कारा हस्तक में लाया सन 2012 में। एक्ट बनाया इसको 2016 में। मुझे सज़ा हुई 2007 में। अब इसकी बारीकी में जाइए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जिस समय जो नियम था, जो कानून था, उस व्यक्ति पर वही कानून लागू होगा। आप बताएं कि 2012 में जो कारा हस्तक में चेंज लाया गया और जिसे 16 में एक्ट बनाया गया, वो 2007 पर कैसे लागू होता है? ये टेक्निकल बातें हैं, इसका हम सुप्रीम कोर्ट में जवाब देंगे। लेकिन बड़ी चिल्पों मचाया गया। जिन लोगों ने कल तक कहा कि आनंद मोहन, ये हादसा जो है बाय चांस हुआ, आनंद मोहन कहीं नहीं थे, उनको निकलना चाहिए, उनके परिवार को बहुत कुछ झेलना पड़ा। अपोजिशन के नेताओं ने जो मेरे पेरोल पर निकलने के बाद घर पर आ करके बोले, एक
सभी मिले, बारी बारी से बिहार के शीर्ष नेता सभी दल में जो हमारे मित्र थे। अब तो ज़माना थोड़ा चेंज हुआ, 16 साल हो गए, तो जो पुराने साथी हमारे थे वो सभी मिले, चाहे वो एक्स डिप्टी सीएम हो, एक नहीं दूसरे भी कई एक्स डिप्टी सीएम आके मिले, कई दलों के जो प्रांतीय अध्यक्ष थे वो आके मिले, वाम दल हो कि कांग्रेस हो कि वो बीजेपी हो, कोई बचा नहीं जिनसे जो हमारे मधुर संबंध रहे, दोस्ती रहे हैं, है ना, और जो ये समझते हैं कि उनके साथ अन्याय हुआ। बावजूद इसके सबों ने ट्वीट किया, सबों ने ये जीतन राम मांझी जी भी बोले कि अब उनके साथ अन्याय हो रहा है, सुशील कुमार मोदी जी भी बोले, राधा मोहन सिंह जी भी आके मिले, है ना, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं हमारे जेडीयू के ललन सिंह जी, वो भी आके मिले, है ना, जो भी है, विधान परिषद के अध्यक्ष भी आके मिले, एक्स डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद भी आके मिले। सर, जब ये घटना हुई, मैं आपको बताऊं, ये सारे लोग आए और सारे लोगों ने बारी बारी से कहा, इवन पारस जी की पार्टी ने भी कहा कि अब सरासर अन्याय हो रहा है, बहुत हो गया, 14 वर्ष की सजा थी, 16 साल हो रहा है, सरकार को छोड़ना चाहिए। लेकिन जब सरकार ने छोड़ने का फैसला लिया, मैं कोर्ट गया था कि अब 16 साल हो गए, मैं इंतजार किया, 16 साल के बाद मैं कोर्ट गया, है ना, और तब तक में सरकार ने जब फैसला लिया तो बड़ी हंगामा हुआ, बड़ी जोर शोर से, कि कुछ लोग गए हाई कोर्ट, कुछ लोग गए सुप्रीम कोर्ट, अनेकों तरह की बातें हुई, मेरी शिकायत भी रही। अभी अब हमने कहा कि मैं इंटरव्यू देना बंद कर दिया हूँ, अभी आपसे हमने कहा था, अदरवाइज नहीं लेंगे, क्योंकि हम बोलते कुछ हैं, संदर्भ कुछ होता है, उसमें उतना ही निकाला जाता है जितना लोगों को सूट करता है ना। तो हमने इंटरव्यू देना बंद कर दिया और हमने कहा कि भाई हम जो मंच पर बोलेंगे उसको आपको तोड़ना हो, जोड़ना हो, मरोड़ना हो, जो करना हो, फ्रीडम है, डेमोक्रेसी है। हमारे पुरखों ने मुल्क की आज़ादी और लोकतंत्र की बहाली के लिए 3-3 पीढ़ियाँ हमारी खप गई। मैं स्वयं जेपी सेनानी हूँ, और इमरजेंसी में जब सेंसरशिप की तलवार लटकाई गई इस देश में, मैं भी छोटा मोटा अखबार निकालता था जेपी आंदोलन में, क्रांति दूत, उसके संपादन से मेरा छात्र आंदोलन में हमारी शिरकत और हम हिस्सा लेना शुरू किए। हमारे अखबार इतने चर्चित थे अपने क्षेत्र के कि उसके हॉकर्स पकड़े गए त्रिवेणीगंज गोलीकांड के बाद। बिल्कुल सर, ये शायद थोड़ा विषयांतर हो रहा है। जो आपकी रिहाई हुई निश्चित रूप से कानूनों के दायरे में ही हुई, क्योंकि आपने बताया कि लोग बाद में भी तमाम न्यायालय, उच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय के दरवाजे पे गए, लेकिन वो कानून के तहत हुई थी तो कुछ हुआ नहीं। लेकिन रिहाई का जो समय चुना अभी गया, सुनवाई है, जो जी अभी सुनवाई है जी, जो रिहाई का समय चुना गया, इसलिए लगा कि इसके पीछे कोई बड़ा सियासी गेम है, क्योंकि बिहार में जो है बीजेपी ने बहुत कोशिश की लेकिन वो सत्ता में नहीं आ सकी, जबकि उनकी प्रचंड बहुमत की सत्ता केंद्र में है, तमाम राज्यों में वो छाते चले गए, लेकिन बिहार में उनको जो अपेक्षित सफलता थी नहीं मिली। तो इसलिए लोगों को लगता है कि आपकी रिहाई के पीछे कोई सियासी जोड़ तोड़ जो है शामिल है। मैं एक बात फिर कहूँगा कि अगर ये सियासी फैसले हैं तो इसको 19 में होने चाहिए जब चुनाव था, या फिर 23 के अंत में या 24 में होना चाहिए जब फिर लोकसभा का चुनाव आने वाला है। ये फैसले हुए हैं, आपको अभी चुनाव में 1.5 साल बाकी है तब, लेकिन अपना अपना वो क्या कहिएगा, कहीं पर निगाहें, कहीं पर निशाना, लोग अपना मतलब निकालते हैं, तो मना ही नहीं की जा सकती। तो सर, आप शुद्ध रूप से सियासी हैं, क्योंकि आप भले जेल में रहे हों, आपके परिवार में लोग लगातार सियासत में सक्रिय रहे। अब सियासत का सबसे बड़ा महाभारत शुरू होने वाला है, तो कहाँ पे क्या करने वाले हैं कुछ बिहार में? इस नहीं, आपने कहा किसकी तरफ जाएंगे, अपनी पार्टी बनाएंगे या फिर किसी सियासी दल का दामन थामेंगे, क्या स्टैंड रहेगा आपका? देखिए, राजनीति हमारे खून में है। हमने कहा कि आज़ादी के आंदोलन में हमारे तीन पीढ़ियाँ लगी, 1/2 दर्जन लोग स्वतंत्रता सेनानी थे। मेरे बड़े बाबूजी, मेरे तीनों दादाजी, मेरे बड़े बाबूजी, मेरे पिताजी,
सभी स्वतंत्रता सेनानी रहे, मैं स्वयं जेपी सेनानी रहा हूँ। तो सियासत हमारे खून में है। और हम अभी, उसके बाद मेरी पत्नी भी लोकसभा की मेंबर थी, और अभी मेरा बेटा भी जेल में रहते, वो विधायक है ना, आरजेडी से विधायक। तो लेकिन हम राजनीति में हैं 100%, 24 घंटा हम लोग राजनीतिक जीव है। ये पार्ट टाइम राजनीति हमारी नहीं है कि थोड़ा बिजनेस कर लिए, थोड़ा खेती कर लिए, थोड़ा राजनीति कर लिए। 100% हम लोग राजनीति के लोग हैं। तो स्वाभाविक है निकलेंगे, और 16 साल से बंद रहे तो एकदम एक्टिव होंगे। तो जेडीयू आरजेडी के मंच पे 2024 के चुनाव में आनंद मोहन सिंह, ये देखिए, अभी गंगा और कोसी में बहुत पानी बहना है, हमारी जगह की ये प्रमुख नदियाँ हैं। तो अभी 24 का आकलन नहीं कहा जा सकता। मैं अभी अपने को, जिस तरह से हम पर हमले किए गए, जिस तरह से हम स्वतंत्रता सेनानी परिवार के लोग, हमारे 400 बीघे ज़मीन जी, दादाजी ने आज़ादी के आंदोलन के दरमियान फूंक दिया देश के लिए। 4 सेर सोना हमारी दादी माँ जब गांधी मेरे घर गए तो उनको अर्पण कर दिया आज़ादी के कोष के लिए। तो हम लोग वहाँ से शुरू हुए। राजनीति हमारा पेशा नहीं है ना, तो हम वहाँ से शुरू हुए। तो हम 100% राजनीति तो करेंगे इसमें लेकिन जिस तरह से कि अतीक अहमद डॉन तो आनंद मोहन कौन, तो हम वो हैं जहाँ हम अटल जी के साथ बैठते थे। हम वो हैं जहाँ उपराष्ट्रपति भैरव सिंह शेखावत हमारे घर आते थे, चंद्रशेखर जी हमारे घर आए जी, बीपी सिंह हमारे घर आए, है ना। ये कई प्रधानमंत्री और उपराष्ट्रपति, मुख्यमंत्री की बात छोड़ दीजिए, लालू जी भी, नीतीश जी भी, ये सब हम लोग से सीनियर हैं। लालू जी हमसे सीनियर हैं, नीतीश जी हम लोग के मित्र हैं, सीनियर है ना। तो हम लोग को, सुशील जी हमारे मित्र हैं। अभी जो शीर्ष नेतृत्व बिहार का है वो सभी हमारे मित्र हैं। और हम मानते हैं, लोग जो माने, कि राजनीति में मतभिन्नता तो स्वाभाविक है, यही डेमोक्रेसी की खूबी है। लेकिन मतभेद जायज़ है, चलेगा, लेकिन मनभेद मैंने कभी नहीं किया। इसलिए कौन क्या बोल रहे हैं, कौन क्या कर रहे हैं, हमको कोई इससे ज़्यादा मतलब नहीं है। हम अपना काम करेंगे। हम खुद को बचाने में, ये जो कुछ बोला गया है मेरे खिलाफ, ये 23 तारीख को सच्चा कौन है, झूठा कौन है, 23 नवंबर को 10 लाख लोगों को हमने बुलाया है देश भर से। अभी हम हरिद्वार आपके यहाँ आए थे जी, कुछ दिन कब 11 तारीख को, उसी क्रम में यहाँ रुक गए। अभी सहारनपुर के लड़के लोग आए हुए हैं, कल रुड़की के लड़के लोग आए हुए थे। तो वहाँ आपको कुरुक्षेत्र के लोग आए थे। ये 3-4 दिन यहाँ हमारा रुकना हुआ। तो हम लोग की योजना ये है कि हम इसको, जो कुछ मेरी छवि धूमिल करने की कोशिश हुई, जनतंत्र में जनता ही असली मालिक है। तो गांधी ने कहा कि जब खूब अंधेरा हो, चारों ओर निराशा हो, कहीं कुछ दिखाई न पड़े, तो ऐसे में जनता के बीच जाओ, वही तुम्हारा मार्ग प्रशस्त करेगा, वही रास्ता दिखाएगा। हम जनता के बीच आ रहे हैं, और हम अपने लोगों को 23 नवंबर को पटना बुलाएंगे, और उसके बाद हमारा राजनीतिक फैसला होगा। बिल्कुल सर, जेपी आंदोलन की बात कर रहे हैं। जेपी आंदोलन से निकले हुए आपके साथी सियासत में बहुत लंबा सफ़र तय कर चुके हैं। तमाम लोग मंत्री, मुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्री और लगभग सभी सियासी दलों में वो बहुत आगे निकल गए हैं। आनंद मोहन सिंह, जब ये 94 की घटना, हमारे स्कूल के लोग भी निकले हैं, और जहाँ जिसकी चर्चा आप कर रहे हो वहाँ तक गए हैं। आप उस समय विपक्ष के एक बड़े नेता थे 94 की अगर बात करें, और फिर आपके राजनीति पे एक ग्रहण लगा, डीएमजी कृष्णैया हत्याकांड जो हुआ, जिस भी वजह से हुआ। तो क्या लगता है कि आप बहुत पीछे रह गए, और अब ये जो
एक लंबा लगभग 2 दशक के आसपास का जो गैप है, इसको नियति भर का लेंगे। फैसला मान के, और चूंकि हमने कहा कि आज़ादी और लोकतंत्र की बहाली में हम लोग का योगदान है, और लोकतंत्र के मंदिर में बैठने का, असेंबली में भी और लोकसभा में भी, जहाँ कानून बनाए जाते हैं, वहाँ मुझे भी, मेरी पत्नी को भी, मेरे पुत्र को भी बैठने का अवसर मिला है। तो जो कानून बनाएगा, नैतिकता का तकाजा है कि कोई फैसला हमारे खिलाफ होगा उसको हम सिरोधारी करें। जो वर्तमान सेटअप है लोकतांत्रिक, और हम उसके जनप्रतिनिधि रहे हैं। कानून बनाने वाली जो संस्थाएं हैं, चाहे असेंबली हो चाहे लोकसभा हो, उसके कई बार हम मेंबर रहे हैं। तो लोकतंत्र की मर्यादा का पालन करना हमारा फर्ज बनता है। फैसले क्या हुए, चूक कहाँ से हुई, इसके बहस में हम नहीं जाना चाहते, लेकिन 3,500 की भीड़, उग्र भीड़ का चार्ज, सारे लोग छूट गए। 34 लोग आरोपित हुए, 33 लोग छूट गए, और अकेले मुझ पर सारा चार्ज होगा। एक ही चार्ज में बाकी के लोग छूट गए। मारने वाले छूटे, ऑर्डर गिवर छूटे, लेकिन आनंद मोहन फंसे। जबकि सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा है, 13 सीमा पैराग्राफ पढ़िएगा हमारे फैसले का, नेट पर है, कि घटना बाय चांस हुई है। जो चिल्पो मच रहा है लोग कि ऑन ड्यूटी मारा गया, वो कहते हैं कि नहीं, डीएम गोपालगंज के थे, जस्ट रिवर्स, उल्टा। उस दिन वो मुजफ्फरपुर में घटना घटी। तो सुप्रीम कोर्ट ने लिखा है कि बाय चांस, ऑन ड्यूटी नहीं, ऑन वे। इस पर हंगामा हो रहा है, और ये रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस नहीं है, ये सुप्रीम कोर्ट ने जिक्र किया है। इसको लेके हमको घेरा जा रहा है। वो तो सुप्रीम कोर्ट में मामला है, हम रखेंगे अपना पक्ष। बिल्कुल सर, देखिए एक लंबा समय गुजरा, और उस लंबे समय में ये आपने दुर्भाग्यपूर्ण था। पूरे जो सियासी जमात थी या जिसके समय में ये कांड हुआ और आप पे ये सारे चार्ज लगे, उन सबको भी ये बात महसूस हुई कि आप निर्दोष हैं और आप छूट भी गए। डीएम जी कृष्णैया के परिवार वालों का रिएक्शन भी आपने देखा होगा, पढ़ा होगा अखबारों में भी, जब आप छूट करके आए। तो क्या कभी उनके परिवार से भी आपका संपर्क हुआ, या आपने या आपके लोगों ने उनको भी समझाने मैं की तो कोशिश जेल में की? था, मैं कहाँ से संपर्क करता। लेकिन हमारे परिवार के लोग ये महसूस करते हैं कि पूरे इस दुर्भाग्यपूर्ण प्रकरण में 2 ही परिवार को झेलना पड़ा, बिखरा। एक आपका, एक उनका। एक लवली आनंद का, एक उमा कृष्णैया का, ये 2 ही परिवार को झेलना पड़ा जो कुछ हुआ। बाकी के लोग जो भी हैं, इसमें हल्ला हंगामा झाल बजाने वाले लोग हैं, इसका कोई राजनीतिक लाभ, कोई राजनीतिक वो, ये अपने अनुसार से वो फैसला ले रहे हैं। लेकिन हम ये मानते हैं, हमारी पूरी सहानुभूति थी, और सहानुभूति नहीं होती तो मेरी भी बेटी है, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की वकील है, हम काउंटर कर सकते थे उमा जी का, उनकी बेटी का। हमारे भी बच्चे हैं, मेरी भी 97 साल की माँ है, जो लगातार निर्दोष होते हुए बेटे के निकलने का इंतजार कर रही थी। हम माँ से भी जवाब दिलवा सकते थे, हम बेटी से भी जवाब, लेकिन हमने स्टॉप किया, रोका कि नहीं, एक परिवार को और बुरा लगेगा। हमारे बेटे ने, बड़े बेटे चेतन ने कहा कि नहीं, हम मिलना चाहेंगे, तो उनकी बेटी ने कहा कि हम पुलिस बुला लेंगे। हमारी तरफ से प्रयास हुआ, उन्होंने कहा कि हम अगर आए तो पुलिस बुला लेंगे, है ना। तो जो भी हो, आज भी हमारी सहानुभूति है। उजरा तो 2 ही परिवार, या तो लवली आनंद का परिवार, या फिर, है ना, बच्चे छोटे छोटे थे, यहीं वेलवम में छोड़ के गए थे, सभी बड़े हो गए, उनकी शादी में निकला मैं। जिनको वेलम में पढ़ाई के लिए छोड़ के गए थे, उनकी शादी में मैं निकला। बिल्कुल सर, आपका संघर्ष एक बड़ा लंबा संघर्ष रहा, और ये न केवल भौतिक बल्कि मानसिक रूप से भी बहुत ही कठोर संघर्ष कह सकते हैं। जब आप के साथ ये घटना हुई तो पूरे बिहार प्रदेश में विपक्ष के बहुत ही मजबूत नेता हुआ करते थे। आपकी पार्टी बड़ी मजबूत विपक्षी पार्टी मानी जाती थी, और धीरे धीरे जब ये प्रकरण हुआ और आप एक लंबे समय तक कारावास में रहे,
पूरे देश भर के ठाकुरों के आप नेता बन गए, ये चमत्कार कैसे हुआ? देखिए, हिंदुस्तान में जात की जड़ें बड़ी गहरी हैं। हजारों साल से जात जो है, कबीर आए, नानक आए, नानक ने जो बुद्ध आए समता का दर्शन दिया, नानक आए, इस्लाम आया, लोगों को लगा कि चलो वहाँ जात से, ऊंच नीच से फुर्सत मिलेगी। लेकिन जब वहाँ गया तो वहाँ यहाँ का मेस्तर वहाँ हलाल खोर बन गया, वहाँ जो कोयड़ी था यहाँ काजी बन गया, वहाँ यहाँ जो ठाकुर था वो पठान हो गया, यहाँ जो शेख थे वो भूमियार हो गए, जो सैयद थे वो ब्राह्मण हो गए, है ना। जात वहाँ भी जान नहीं छोड़ा। हर मजहब में जहाँ भी लोग जात से जान छुड़ाने के लगे, और जात का कोई व्यक्ति जब निकलता है ना, तो उसको गुदगुदाता है, उसको अच्छा लगता है। दूसरी बात कि अगर ये लगता है किसी को कि हमारी जाति के किसी बड़े नेता के साथ नाइंसाफ़ी हुई और इस सवाल पर लोग चुप हैं, तो वो बोलता है कि इन्हें अन्याय हो रहा है। ये स्वाभाविक है, ये सिर्फ मेरे लिए नहीं हुआ है। और जो हमने ये अन्याय के सामने जात नहीं देखा है। हम जब अन्याय होता है, अनाचार होता है, शोषण होता है, तो मेरा इतिहास है कि वहाँ हम जात नहीं देखते हैं, खड़े होते हैं, है ना। और इसीलिए आज 16 वर्षों के बाद अगर 1-2 बरस किसी को जेल में रख दिया जाए तो आदमी फिनिश हो जाता है, उसकी राजनीति समाप्त हो जाती है। मंत्रिमंडल में से कोई निकाल बाहर किए गए और कोई मंत्रिमंडल में चला गया तो बड़ा अंतर हो जाता है। आला कमान की किसी पर खुद दृष्टि है और किसी को मान रहा है, चाह रहा है, तो उसमें अंतर हो जाता है। लेकिन हमारी राजनीति में 16 साल के बाद हम निकले तो आज भी लोगों के जीवन में जिंदा है, तो ये लोगों का प्यार है, स्नेह है। तो सर 23 नवंबर को जो शक्ति प्रदर्शन आप करने वाले हैं पटना में, नहीं, शक्ति प्रदर्शन ये नहीं है, सच और झूठ का फैसला होगा। तो आपके जो सपोर्टर्स हैं वहाँ आएंगे और उसके बाद फिर आप अपना सियासी फैसला उसी मंच से सुनाएंगे कि फिर समय लेंगे आप? उसी मंच से हो सकता है, उस मंच से सुनाए, हो सकता है उसके बाद फैसला ले, लेकिन उस दिन हमारा लक्ष्य सिर्फ इतना है, कोई सियासी फैसला का लक्ष्य नहीं है कि हम क्या रास्ता लेंगे, कौन सा लाइन पकड़ेंगे, वो उस मंच से नहीं होगा। उस मंच से ये होगा कि जो दिखाया गया 16 वर्षों से व्यक्ति जेल में है और उसके खिलाफ पूरी मीडिया छतरी लेके पहुंच गई अचानक। इतना इम्पोर्टेंट हमारा नहीं है भाई देश की राजनीति में कि पूरी मीडिया गली में, बागीचा में, जहाँ तहाँ क्या तलाशने है। और हम जो हमारे लाखों समर्थक उस दिन जुटे, हमको संदेह हुआ कि मेरे खिलाफ कोई योजना बन रही है, साजिश रची जा रही है, तो हम अंडरग्राउंड होना पड़ा। ये मेरे लिए बहुत दुखद घड़ी थी। और जब हम अंडरग्राउंड हो गए, बेटे की शादी में लगे, तो लोगों ने कहा गायब हो गया, फरार हो गया। क्यों फरार होंगे? आनंद मोहन मुँह छुपा के राजनीति कभी नहीं किया। हम फरार नहीं, मर्दा मर्दी राजनीति किया। हमको जानते हैं, आज की राजनीति के शीर्ष पर बैठे लोग हमसे जूनियर हुआ करते थे। जब हम अटल जी के साथ बैठते थे, आडवाणी जी के साथ बैठते थे, या शेखावत जी के साथ बैठते थे, मुरली मनोहर जोशी जी के साथ बैठते थे, जॉर्ज फर्नांडिस के साथ बैठते थे, फारूक अब्दुल्ला जी के साथ बैठते थे, चंद्रशेखर जी के साथ बैठते थे, तो लोग माफ कीजिएगा हमसे बौने थे, हमसे जूनियर थे, है ना। और मेरी राजनीति 17 साल से शुरू हुई, आज लगभग 5 दशक होने को आया। ठीक है, हम साजिशों के शिकार हुए, लेकिन मैं मानता हूं कि एक जो मौका हमको नियति ने फिर से दिया है, इसको पूरा हम राष्ट्रहित में और समाजवाद के लिए, कमज़ोर हो रहे समाजवाद के लिए लगा। जिनके जिनके आप सर नाम ले रहे हैं, सारे लोग अब सियासत से लगभग दूर जा चुके हैं। बहुत कम लोग हैं आपके समय के। नहीं है, नीतीश जी हैं, लालू जी हैं, सुशील कुमार मोदी जी, बिहार में तो सब शीर्ष के नेता अभी हैं। अच्छा, बिहार सभी चल रहे हैं, बिल्कुल कोई पटाक्षेप नहीं हुआ है किसी की राजनीति, कोई मार्गदर्शक मंडल में नहीं डाले गए।
तो मैं यही तो पूछ रहा था कि 16-17 साल का जो गैप है, जो आपके साथ के लोग बहुत आगे निकल गए, तो उस गैप को भर पाएंगे आप? कितना कॉन्फिडेंट हैं आप? बिल्कुल वो होगा, आगे आगे देखिए। तो जिस तरह से आपका एक इमेज बनी पिछले दिनों, अब पूरे देश में आप एक फॉरवर्डों के बड़े नेता के तौर पे स्थापित हो गए। जिस मीडिया की बात कर रहे हैं उसमें उसका भी बड़ा रोल है, क्योंकि लगातार आपको इस तरह से ही दिखाया गया कि फॉरवर्डों में आपकी बड़ी एक्सेप्टेंस है, बड़ी स्वीकृति है, उसके आप निर्विवाद नेता हैं। लोकसभा चुनाव में अगर आप अपनी पार्टी नहीं बनाते हैं, किसी पार्टी के साथ जाते हैं, तो आपकी डिमांड भी होगी पूरे देश में जहाँ जहाँ आपके कम्युनिटी के लोग ज़्यादा हैं, तो क्या करेंगे? ये तो अभी भविष्य की गर्भ में क्या होगा। अभी तो मैं सिर्फ अपना लक्ष्य निर्धारित करके 23 नवंबर पे फोकस कर रहा हूँ। चलिए थोड़ा पीछे की बात कर लेते हैं। मैंने जितना पढ़ा है आपके बारे में कि आपकी तीसरी पीढ़ी पॉलिटिक्स में है, स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन में भी आपके परिवार से लोग रहे, चौथी पीढ़ी। एक सियासी बैकग्राउंड आपका बड़ा ज़बरदस्त है, और शायद इसी वजह से आप बहुत कम उम्र में बिहार के बड़े नेता भी बन गए थे। तो एक इसका तो बड़ा महत्व तो है ही है जो आपका सियासी बैकग्राउंड है, लेकिन आप काफ़ी दिन सियासत से दूर रहे। आपके परिवार के लोग लगातार सियासत में रहे। आपकी धर्मपत्नी, आपके बेटे अभी भी विधायक हैं, धर्मपत्नी आपकी सांसद रही। तो क्या लगता है कि आपको फुल प्लेस राजनीति में आना चाहिए, या जो ये नई पीढ़ी है, आपके बगल में आपके सुपुत्र बैठे हुए हैं, इन लोगों को भी अब राजनीति में आगे बढ़ाएंगे? नहीं, हमने तो बढ़ाया परिवार से ऊपर उठ करके। अभी हमारे 2 दर्जन से ज़्यादा लोग वर्तमान के असेंबली और विधान परिषद में है, हमारे स्कूल के जो शिष्य रहे हैं। तो खुशी होती है, और वो सब एक आदर के भाव से, भले वो विभिन्न पार्टियों में हो। कल भी चेतन के साथ बम्बई का टूर था असेंबली का, तो एक हमारे पुराने शिष्य जो एमएलए हैं गया की ओर से है, तो वो लगा करके वही अपना दोहरा रहा था कि भाई जी हम आपके हैं, और हमारे खून में वो नहीं आया है, बदलाव नहीं आया है, हम आपके हैं, आपका एहसान है। तो ये जो भी हो, लोग, मेरे कहने का मतलब है, अभी मैं एक वैशाली में, जहाँ से मैंने कहा था कि भाई राम जी का मंदिर अयोध्या में बने, स्वागत है, लेकिन सिया जी का भी मंदिर मिथिला में बने। हाँ, प्राकट्य धाम जो है पुनौरा, शिवहर, जहाँ से हम सांसद 2 बार रहे, जहाँ से मेरा बेटा अभी विधायक है। शिवहर एक ऐतिहासिक जगह, उसका नाम शिवहल था, जहाँ से अकाल के बाद, दुर्भिक्ष के बाद, जब जनक जी निकले, राजा ने हल पकड़ा, तो वही शिव का हल वहीं से स्टार्ट हुआ, जो 28 किलोमीटर पर जाके वो नासा से लगा, वो एक कलश, और सीता प्रकट हुई, ऐसी मान्यता है। तो प्राकट्य धाम जो है वो उदासीन है, उपेक्षित है ना, लगता नहीं है कि सीता जी का ये जन्म स्थल है। तो राम जन्मभूमि पर अगर आप, इतना सियासी घमासान मचा हुआ है ना, तो मेरा है कि सिया जी, बिना सिया के राम ने, हमारे यहाँ जय श्री राम नहीं बोलते हैं, हम लोग यहाँ जय जय सिया राम बोलते हैं। जय श्री राम वाले हम लोग नहीं हैं, हम लोग जय जय सिया राम वाले लोग हैं। तो हमने कहा कि वहाँ भी बने। तो उस मंच से बीजेपी का एक विधायक, लोकल विधायक है ना, ने कहा डंके की चोट पर कि जब आपकी पुकार होगी तो मैं आपके साथ खड़ा हूँ। लेकिन ये बातें नहीं जाती है ना मीडिया में, और हमको इससे जाए या नहीं जाए, इससे आदर करते हैं। जो हमारे स्कूल के शिष्य हैं, बिहार पीपुल्स पार्टी से जिसका जुड़ाव रहा, वो कहीं भी चला गया, एमएलए बना, एमपी बना, केंद्रीय मंत्री बने कि राज्य में मंत्री बने, वो सभी एक आदर सम्मान का भाव रखते हैं। ये मेरे लिए, ये मेरी पूंजी है, खुशी की बात। एक और सवाल बिहार के बारे में है सर। आप जिस समय आपके साथ ये घटना हुई और आप जेल चले गए, उसके बाद से
आपने जो 2 नदियों का नाम लिया उसमें बहुत पानी बह गया। बिहार में गंगा और बदलाव कोसी। क्या, बिहार में बदलाव क्या देखते हैं इन 2 दशकों में? जो जंगल राज की बात होती थी, तो क्या आज वहाँ मंगल राज है कि जंगल राज आज भी चल रहा है? देखिए, ये सब अपनी सुविधा अनुसार लोग परिभाषा गढ़ते हैं। जंगल राज बदलाव मैं एक बात करूं, मैं 16 साल के बाद निकला हूँ, आप बाहर हैं, आप चौथा स्तंभ है, आप हमसे बेहतर समीक्षा करेंगे, है ना, कि क्या हुआ है। लेकिन मैं एक बात कहता हूँ कि आप किसी के साथ रहिए तो वो मंगल राज हो जाएगा, आप उसका साथ छोड़िए तो जंगल राज 2 हो जाएगा, पार्ट 2। तो ये तो भाई निम्न स्तर की सियासत है, हम इसको प्रणाम करते हैं। तो बदलाव की जो बात करें सर, क्योंकि अब आपको उसी बदले हुए बिहार में सियासत भी करनी है, तो मेरा सवाल इसीलिए था कि बदलाव क्या महसूस कर रहे हैं, क्योंकि आपका जो दौर था उस समय के लोग भी अलग थे, उस समय लोगों के सिद्धांत भी थोड़ा टिकते थे लोग अपने सिद्धांतों पे। आजकल की सियासत में बहुत ज़्यादा जो है एक तरह से जोड़ तोड़ बहुत होता है, प्रॉफिट के ऊपर लोग ज़्यादा ध्यान देते हो, चाहे पॉलिटिकल प्रॉफिट हो या अन्य तरह का हो। तो ऐसे माहौल में शॉर्टकट राजनीति शुरू हुई है। पहले वसूलों की राजनीति थी, हाँ, सिद्धांतों की राजनीति थी, और अब थोड़ा स्वार्थ की राजनीति है और शॉर्टकट राजनीति है। ऐसे माहौल में आनंद मोहन सिंह कहाँ पाते हैं खुद को? हम जेपी के शिष्य हैं, हमारे आदर्श गांधी लोहिया जयप्रकाश रहे हैं, हम लोग का ट्रेनिंग समाजवादी ट्रेनिंग रही है, और हम उसूलों को लेकर के को आगे भी बढ़ाने की कोशिश करेंगे। जो समाजवाद मृतप्राय हुआ, कमज़ोर हुआ, मृतप्राय नहीं कहिए, कमज़ोर हुआ, तो ये देश और मुल्क के सेहत के लिए अच्छा नहीं हुआ है। मैं ऐसा मानता हूँ कि एक सुंदर विचार, एक अच्छा विचार कमज़ोर हुआ और उसकी जगह संकीर्ण सोच के लोगों ने ले लिया। पहले जो लड़ाई थी इस देश में, वैचारिक लड़ाई, वो गांधीवाद और समाजवाद के अंदर थी और साम्यवाद के अंदर थी। ये 3 पक्ष थे और तीनों देश और दुनिया की बेहतरी के लिए काम कर रहा था। उसकी सोच थी कि नीचे से लोग, निचले पायदान के लोग कैसे ऊपर उठे, है ना, समानता समरसता कैसे समाज में आए, गरीब वंचित पिछड़े दलित भी मेन स्ट्रीम में कैसे आए, और ये उसमें सफल रहे, है ना। आज कुछ पाकिस्तान का एक डेलीगेट पंजाब में हमसे मिल गया, KPS राणा के घर अभी, तो वो बोले, आप उसी बातचीत में कहा कि क्या अंतर है पाकिस्तान और हमने कहा कि आपको गांधी नहीं मिला, आपको अंबेडकर नहीं मिला, आपको डॉक्टर लोहिया नहीं मिला, आपको आचार्य JP कृपलानी और नरेंद्र देव नहीं मिला, है ना, जयप्रकाश आपको नहीं मिला। ये लोग गरीबों की लड़ाई लड़े, एक वैचारिक ये समा बांधा, है ना, वैचारिक लड़ाई का, और पाकिस्तान में ये नहीं हुआ। इसलिए पाकिस्तान में धर्म की कट्टरता के आधार पर जो हुआ तो पाकिस्तान टूटा भी। हमारा मतभेद यही है, हमारा आज के राजनीतिज्ञों से मतभेद यही है कि जहाँ जाति और धर्म के आधार पर लड़ाई हुई है वो देश या तो टूटा है या तो बर्बादी के कगार पर गया है। पश्चिमी जर्मनी, अफगानिस्तान तालिबान, भारत पाकिस्तान, पाकिस्तान बांग्लादेश, श्रीलंका, ये सब इसके उदाहरण हैं। तो इसको रोकना चाहिए। ये वोटों के लिए, सिर्फ फकत वोट के लिए ये जो धार्मिक ध्रुवीकरण है, ये देश के लिए बड़ी घातक। हमारा इशारा नई पीढ़ी को, जो शेष जीवन है मेरा, हम इसी में लगाएंगे कि आप इन सब संकीर्णताओं से ऊपर उठिए, भारत को मुद्दा आधारित राजनीति हो, है ना, ये हमारा संघर्ष या भावी संघर्ष और संकल्प होगा। बिल्कुल सर, देखिए आप बड़े आशावादी हैं, क्योंकि देश में इस समय जो है, जो राजनीति की मुख्य धारा है, मैं एक बात कहना भूल गया, मैंने पाकिस्तान के डेलीगेट को कहा कि आपके यहाँ चूंकि ये महापुरुष नहीं हुए, इस तरह की लड़ाई नहीं हुई, इसलिए आपके यहाँ तो या तो कचिया फरोश लोग हैं या 5000 बीघा का जमींदार है।
है ना। आपकी राजनीति पर लोग, वही लोग, चाहे वो पैसे वाले हो, प्रभुत्व वाले हो, चाहे वो जमींदार हो, वहाँ की राजनीति पर वो हावी है। हमारे यहाँ कोई उद्योगपति राजनीति पर हावी नहीं हो सकता। हमारे यहाँ कोई जमींदार, बड़ी जमीन वाले, वो हावी नहीं होता है। वैचारिक आधार पर यहाँ सब होता है और ये अभी तक चल रहा है। जब आप रिहा हुए सर, तो बीजेपी के तमाम बड़े नेताओं ने भी बड़ा पॉजिटिव बोला आपके लिए कि कानून के तहत रिहाई हो रही है, कि पूरा देश जानता है कि आनंद मोहन सिंह निर्दोष थे इसमें और वो सिस्टम का शिकार हो गए। अब चुनाव आ रहा है तो संपर्क किया बीजेपी के लोगों ने या अन्य किसी पार्टी के लोगों ने कि भाई हमारी हमारे साथ शिकायत ही इसी बात को लेके है कि जो मेरे बेटे की सगाई के पहले दिन, मेरी बेटी की शादी, सगाई, शादी, बेटे की सगाई तक, जो सारे लोग एक सुर से कहते थे कि उनके साथ तो भाई अन्याय हो रहा है, अब तो उनको छूटना चाहिए, वो अचानक सुर चेंज कैसे हुआ, है ना। अचानक लोग कैसे चले गए हाई कोर्ट, कैसे गए सुप्रीम कोर्ट, ये कौन जाने वाले हैं। कौन मीडिया में, मीडिया हाउस पर जिसका कब्जा है, वो कैसे मेरे छोटे से गांव में 200 छतरी वाला, सहरसा का कोई होटल, ये लोग सहरसा से हैं, सहरसा का कोई होटल और उसका कमरा नहीं था जहाँ लोग बैठे नहीं थे। मेरा अभी पेरोल सरेंडर नहीं हुआ, रिहाई पेरोल पर थे, हमको जाना था जेल और फिर दूसरे दिन निकलना था, लेकिन ये पूरे जेल की घेराबंदी हो गई। क्या थे हम भाई? तो ये किसने किया, किस पार्टी के लोगों ने किया? आप सब जानते हैं, सब जानते हैं। एक बात मैं कहूँगा, अदरवाइज मत लीजिएगा, कि हमारा मीडिया और लोकतंत्र उपमा था, उदाहरण था दुनिया के लिए। जब इमरजेंसी इस देश में आई, एक निरंकुश तानाशाही आई, वहाँ भी लोगों ने बताया कि हम रीड इन नहीं है, पेज छोड़ दिया ब्लैक या खाली। तो आजकल आप सुनिए, संतुष्ट नहीं मीडिया से? न, आज की मीडिया, मैं नहीं कहता, अब विश्व स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हम कहाँ हैं, आप उसका जो है आत्मालोचना कीजिए। आज मैं कहूँगा कि एक लड़ाई, जैसे लोकतंत्र को कब्जा किया गया, इमरजेंसी इस देश में थोपी गई, दूसरी आज़ादी कहा, जिसके हम सेनानी है, जेपी सेनानी, तो एक लड़ाई जैसे हुई थी, वैसे एक लड़ाई आप लोगों को अपनी आज़ादी के लिए लड़नी होगी और साथ हम रहेंगे। बिल्कुल सर, ये बात तय मानिए, देखिए, अदरवाइज नहीं लीजिएगा। कहाँ पहुँच गई है मीडिया, वो हम मुंह मत खुलवाइए। आप एक सियासी व्यक्ति है और आंदोलन से निकली हुई सरकारों का हश्र क्या हुआ है, वो चाहे आसाम में बनी हो, दिल्ली में बनी हो, बिहार में बनी हो, लोकतांत्रिक तरीके से चुनी इस सरकार, केंद्र में भी इमरजेंसी के बाद जो आंदोलन से सरकार बनी थी, उनका हश्र क्या हुआ वो इतिहास के पन्नों में दर्ज है। मीडिया की बात, मैं मीडिया से हूँ तो आपको बता दूं कि मीडिया का जो प्रोफेशन है, अगर आप जो इंटरनेशनल इंडेक्स आता है कि मीडिया के प्रोफेशन में लोगों के हालात कैसे हैं, तो वहाँ पे हिंदुस्तान की मीडिया पाकिस्तान और बांग्लादेश से बहुत अच्छी नहीं है। तो आप समझ सकते हैं कि किस माहौल में लोग काम कर रहे हैं, तो उसका बहुत सारा असर पड़ता हुआ दिखाई देता है। और गिरावट राजनीति में भी देखी जा रही है, ब्यूरोक्रेसी में भी देखी जा रही है, सब में, राजनीति में भी आई है ये। तो इसलिए आपको सब अगर जगह कहीं कोई अकाल हुआ है देश में, तो नैतिकता का अकाल हुआ है, सच कह रहे हैं आप। और ये चौतरफा हुआ है। आपने कहा कि भविष्य की क्या योजना है, तो मैं, हमारे शहीद ने, बिस्मिल ने कभी कहा था, वक्त आने दे बता देंगे तुझे ये आसमां, हम अभी से क्या बताएं क्या हमारे दिल में है। सर, आप हमारे शो में आए, अपना बहुमूल्य समय दिया, अपने अनुभव शेयर किए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ बिहार के बहुचर्चित राजनेता आनंद मोहन सिंह, जो हमसे अपने राजनीतिक जीवन पे बातचीत कर रहे थे, तमाम जो चर्चाएं देश भर में उनको लेकर के है उस पर बातचीत कर रहे थे, और अपने सियासी सफ़र की दिशा का संकेत भी उन्होंने इस साक्षात्कार में किया।
अगले एपिसोड में मिलेंगे ऐसे ही किसी अन्य शख्सियत के साथ। तब तक आप देखते रहिए फेस टू फेस।